सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। बलराज, सुखिया और नगीन दास अधीरा और सरपंच की मौत से सदमे में थे और साथ में उनके दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी उमड़ रही थी, जैसे उनको लग रहा हो कि अब मरने की बारी उनकी है। एक रात नगीन और बलराज अपने घर में बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। नगीन गांव के एक पुराने ओझा को जानता था। गांव के ओझा जो अब तक सबको झाड़ फूंक से, तंत्र मंत्र टोने टोटके से बचाते आए थे। नगीन उस रात उनके पास गया। तब ओझा ने कहा, ये आत्मा अब शांत नहीं होगी। ये अपना बदला ले रही है। हमें कुछ करना होगा, वरना तुम दोनों के साथ पूरा गांव खत्म हो जाएगा। नगीन ने बलराज और सुखिया को गांव के चौपाल पर बुलाया। डर उनके चेहरों पर साफ साफ झलक रहा था। बलराज, जिसकी वजह से सब शुरू हुआ था, पर उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी घमंड की चिंगारी बाकी थी। तीनों चौपाल पर एकदम शांत खड़े थे। सुखिया वहां के गहन सन्नाटे को तोड़ता हुआ बोला, जिसने पाप किया है उसे ही प्रायश्चित करना होगा। हम सब क्यों मरे? लक्षिता की आत्मा को शायद तभी शांति मिलेगी जब बलराज अपने अपराध कबूले कि लक्षिता की हत्या की साजिश उसी की थी। बस हमने तुम्हारा साथ दिया था। बलराज को खुद ही उस पेड़ के नीचे जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, तभी हम सब बच सकते हैं, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। मरे हुए वापस नहीं आते, और अगर आते भी होंगे तो एक औरत की आत्मा मेरा क्या कर लेगी? तो क्या हम सब मरने का इंतजार करें? तुमने देखा नहीं अधीरा और तो और तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ? उनकी लाशें अभी भी शमशान में जल रही है। शांत हो जाओ, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। बस ओझा आने ही वाला है, वो हम सबको बचा लेगा। मैंने संजय को ओझा के घर भेजा ही है, वो उन्हें लेकर आता ही होगा। तभी दूर से संजय भागते भागते गांव के चौपाल तक आ पहुंचा। उसकी सांस फूली नहीं समा रही थी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर गया। क्या हुआ संजय? क्या हुआ तुम्हें? बलराज, बलराज। हाँ बोलो संजय, बोलो, मैं यही हूं। बलराज, ओझा, ओझा। हाँ ओझा, ओझा का क्या? ओझा की मौत हो गई है। मैं उसके घर गया था, वहां उसकी लाश पड़ी थी। क्या क्या कह रहे हो तुम? ओझा की मौत? उसकी मौत कैसे हो गई? मैंने कहा था तुम लोगों को, लक्षिता की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। मैं माफी मांग लूंगा उससे, मैं माफी मांगूंगा। सुखिया बरगद के पेड़ की तरफ भागने लगा। वो वहां जाके गिड़गिड़ाने लगा, लक्षिता मुझे माफ कर दो, बलराज ने साजिश की थी तुम्हें मारने की। मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नगीन, नगीन इसे चुप करवा। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा भंडा फूट जाएगा। लक्षिता, हाँ हाँ, मैं रोकता हूँ उसे, मैं रोकता हूँ। मैंने तुम्हें नहीं। चल यहां से सुखिया, चल। सुखिया कोई सुन लेगा, चल सुखिया, चल यहां से। गांव का एक आदमी परोंजी ये सब घटना देख जाता है। ये सुखिया किस साजिश की बात कर रहा था और ये नगीन और बलराज उसे रोक क्यों रहे थे? कुछ तो है जो ये छुपा रहे हैं। लक्षिता की मौत से इन लोगों का जरूर कोई गहरा नाता है। अभी तो इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात गांव के उसी चौपाल पर
नगीन की लाश गांव वालों को बहुत ही डरावनी हालत में मिली। सुखिया और बलराज जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं। नगीन की मौत कैसे हुई, वो भी इतनी भयानक तरीके से? ये गांव में क्या हो रहा है? हत्या पर हत्या होती जा रही है और हमें हत्यारे के बारे में कोई सुराग भी नहीं मिला। और मर भी वही लोग रहे हैं जो उस रात लक्षिता की हत्या में शामिल थे। क्या इस बात का किसी को ताज्जुब नहीं हुआ? क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या हम सब उसके हत्यारे हैं? तुम जानते नहीं उसने हमारे बच्चों के साथ क्या क्या किया, उनको कितनी बेरहमी से मारा। मैं जानता हूं बलराज, पर उस रात मैंने तुम्हें, नगीन और सुखिया को उसी बरगद के पेड़ के नीचे देखा था जहां लक्षिता की हत्या की गई थी। और सुखिया किसी राज की बात कर रहा था। क्या है वो राज? कैसा राज? क्या मन धड़क कहानियां घड़ रहे हो तुम? गांव का अगला सरपंच हूं मैं और उस पर इतना बड़ा इल्जाम? हाँ, ये परोंची झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। झूठ है ये। गांव के अगले सरपंच पर इतना बड़ा इल्जाम? इसे बिरादरी से बेदखल कर दिया जाए। निकाल दो इसे। बिल्कुल, गांव के अगले सरपंच पर इतना बड़ा इल्जाम? मुरारी, बाहर निकाल फेंको इसे। मुरारी अभी एक कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी वहां तेज हवा चलने लगती है और किसी के पायल के छलकने की आवाज वहां आने लगती है। अचानक हुए वातावरण बदलाव से गांव वालों में डर का माहौल छा गया। भीड़ में खड़ा एक आदमी बोला, ये क्या हो रहा है? तभी लाल साड़ी पहने एक औरत वहां आ खड़ी हुई। उस औरत को देखकर गांव वालों का दिल दहल उठा। उसने एक इशारा किया कि वहां सुखिया दर्द से कहराने लगा, चीखने लगा। उसका पेट फूटने लगा और सारी आंतें पेट से बाहर आ गई और सुखिया भी एक दर्दनाक और भयानक मौत मारा गया। अब बलराज की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुखिया को जान से मारने के बाद वो औरत वहां से अदृश्य हो गई और बलराज ने चैन की सांस ली। वो सामने आया और उसने कहा, देखा गांव वालों, ये एक बहुत खतरनाक चुड़ैल है। अगर इसका कुछ नहीं किया तो गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ छोटे सरकार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस भटकती आत्मा को केवल एक आदमी ही वश कर सकता है और वो है तांत्रिक भैरवनाथ। तभी सभी गांव वाले बोल पड़े, हाँ हाँ, तांत्रिक भैरवनाथ तो बहुत सी तांत्रिक है। उसने कई आत्माओं को वश किया है। वो जरूर इस चुड़ैल को वश कर लेगा। तभी गांव का एक आदमी बोला, पर इस चुड़ैल ने तो गांव के ओझा को भी मार दिया था। क्या वो भैरवनाथ के वश में आएगी? और कहीं उसने ओझा की तरह भैरवनाथ को भी मार दिया तो? नहीं, भैरवनाथ सिद्ध तांत्रिक है। वो चुड़ैल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर वो तांत्रिक तो बेगमपुर के जंगल के शमशान में रहता है। वहां उसे लेने जाना होगा। गांव में से ही किसी को बेगमपुर जाना होगा। तभी बलराज बोला, तांत्रिक को लाने परोंजी जाएगा। क्या? मैं? पर मैं क्यों? क्योंकि यही अगले सरपंच का आदेश है। तुम्हें ही बेगमपुर जाना होगा और भैरवनाथ को लेके आना होगा। तुम अभी बेगमपुर जाने के लिए रवाना हो जाओ। परोंजी बेगमपुर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी बलराज सोचता है कि परोंजी भैरवनाथ को लेने तो जा रहा है, पर वो बेगमपुर से लौटेगा नहीं। मेरी सच्चाई जानने के बाद अब वो जिंदा नहीं रह सकता। बलराज ने अपने दो आदमियों को अपने घर बुलाया और उनसे कहा, लखन, माली, परोंजी बेगमपुर जा रहा है भैरवनाथ तांत्रिक को लेने। जब वो तांत्रिक के साथ गांव के बाहर चौपाल पर आ जाए तब तुम दोनों उसे खत्म कर देना। वो गांव के अंदर नहीं आना चाहिए। तुम लोग बेगमपुर जाने के लिए निकल जाओ। अंधेरा तभी दिखाई पड़ता है जब रोशनी खत्म हो जाती है। अगर ये डर तुम्हें छू ले
तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अंधेरे के इस सफर के साथी के तौर पर अपनी निशानी छोड़ देना।